Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh, and we were discussing RS previous year question paper conducted by Rajasthan Public Service Commission. आरपीसी राजस्थान लोकसभा आयोग द्वारा जो आयोजित किया जाने वाला एग्जाम है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसके पिछले कुछ सालों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उसके हम पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे। इसी सीरीज में हमने अब तक 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, the procedure of impeachment of the president of India is, keywords impeachment of the president and the procedure। जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है भारत के राष्ट्रपति की, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। The procedure of impeachment of president of India is a judicial procedure, a quasi judicial procedure, a legislative procedure and an executive procedure। जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया है वो उसका प्रोसीजर क्या कहा जाता है? क्या हम उसे न्यायिक प्रक्रिया कहेंगे, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहेंगे, विधायी प्रक्रिया कहेंगे, या कार्यपालिका की या कार्यकारी प्रक्रिया कहेंगे? ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स क्वाजी जुडिशियल। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे अर्ध न्यायिक है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लिखी हुई है आपके आर्टिकल 61 में। ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में 61 के अंदर भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दर्ज है। किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है? आधार क्या होगा? ग्राउंड या आधार? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ इस आधार पर हटाया जाता है। अब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, वो संविधान में कहीं नहीं बताई गई। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड द वर्ड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है? तो उसके आगे की प्रक्रिया में जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी उसके द्वारा जो डिसीजन होगा, जो हाउस डिसाइड करेगा, उसके बाद अगर हाउस ये फाइंड करता है कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है अपने किसी कार्य के द्वारा, तो उसको हटाया जा सकता है। तो पूरे प्रोसीजर को एक बार देख लेते हैं। हटाने का जो प्रोसीजर है, कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी हाउस में शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, किसी भी हाउस के अंदर उससे संबंधित कोई भी एक रेजोल्यूशन लाया जाता है तो वो रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ 1/4 members of that house। जिस भी हाउस के अंदर, जिस भी सदन के अंदर ऐसा कोई रेजोल्यूशन या प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस प्रस्ताव पे 1/4 जो मेंबर्स है उनका समर्थन होना जरूरी है उस प्रस्ताव के लिए। ठीक है, प्रस्ताव ऐसे हर कोई व्यक्ति सिंगल मेंबर उस प्रस्ताव को नहीं दे सकता। ठीक है, हाउस की संख्या अगर 543 है लोकसभा की तो उसका 1/4 अगर लोकसभा में प्रस्ताव आता है, और रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 245, तो उसका 1/4 मेंबरशिप का सपोर्ट होना चाहिए उस रेजोल्यूशन को। ओके, अब रेजोल्यूशन आ गया, उसके बाद हाउस डिस्कस करेगा, और इफ द हाउस पासेज द रेजोल्यूशन with 2/3 majority of total membership, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। हाउस के अगर 543 लोकसभा में है तो उसकी 2/3 मेजोरिटी, 543 की 2/3, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी भी कई तरीके की होती है, एक होती है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने वोट देने वाले हैं उपस्थित हैं और जितने वोट दे रहे हैं उनका 2/3। यहां पे बात हो रही है टोटल मेंबरशिप की, चाहे वोट देने वाले उपस्थित हो या ना हो, टोटल मेंबरशिप होगी 2/3 की। उससे अगर वो बिल, सॉरी वो रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो उस रेजोल्यूशन को फिर नेक्स्ट हाउस में भेजा जाएगा। ठीक है,
सेंड टू, मान लीजिए लोकसभा में शुरू हुआ था, तो लोकसभा में ये पूरी प्रक्रिया जो हमने अभी पढ़ी, ये लोकसभा में संपन्न हो गई। इसके बाद कहां जाएगा प्रस्ताव? राज्यसभा में। ठीक है, लेट्स इमेजिन सबसे पहले लोकसभा में आया, तो उसके बाद प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। जो भी चार्जेस, जो भी आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं, जिनको कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, संविधान का उल्लंघन कहा गया, तो राज्यसभा जो सेकंड हाउस है, जहां पर रेजोल्यूशन फर्स्ट हाउस से पास होकर पहुंचा है, वो सेकंड हाउस उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, उस मामले की जांच करेगा। अब जांच करने के बाद, उस जांच की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो वहां पे उपस्थित हो सके। प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंट एंड पुट फॉरवर्ड हिज व्यू। यानी कि अपनी बात राष्ट्रपति रख सकता है इस स्टेज के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। ऐसा नहीं कि इट इज वन साइडेड, कि आपको सामने वाले व्यक्ति को, जिसको आप हटा रहे हो, उसको आप सुनवाई का अधिकार नहीं देंगे। तो यहां पर राष्ट्रपति को सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन अपीयर बिफोर द हाउस एंड प्रेजेंट इट्स व्यू, पुट फॉरवर्ड व्यू, कि हम, उसने अगर कोई सी जिसको संविधान का उल्लंघन माना गया है कि राष्ट्रपति ने इस आधार पर संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति आके उसको जस्टिफाई कर सकता है कि मैंने ये संविधान का उल्लंघन नहीं किया, मैंने जो कार्य किया था वो इस तरीके से किया था, वो अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो दे सकता है। फाइनली सेम चीज जो पिछले हाउस में हुई थी, हाउस पासेस रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, अगर इस हाउस को भी, जो चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन हाउस ने किया है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जांच करने के बाद, इस हाउस को भी लगता है कि नहीं, राष्ट्रपति ने उल्लंघन तो किया है संविधान का, तो उसके बाद यह हाउस भी क्या करता है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, इसको पास कर देगा रेजोल्यूशन को, और जैसे रेजोल्यूशन इस मेजॉरिटी से पास होगा, प्रेसिडेंट अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ओके, तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है? एक सवाल क्या पूछ रहा था कि प्रक्रिया क्या है? क्वाजी जुडिशियल है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जांच भी लेजिस्लेचर कर रहा है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जुडिशरी सारा काम करती है, लेकिन यहां पे क्या कर रही है? लेजिस्लेचर काम कर रही है। ठीक है, लेकिन ये पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि सजा देने का काम भी लेजिस्लेचर ही कर रही है। ठीक है, एक तरीके से लेजिस्लेचर जुडिशरी के रूप में काम कर रही है। इट्स अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशरी इज नॉट डूइंग इट, लेजिस्लेचर इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ जुडिशरी। ठीक है, वी कैन से इट इन दैट वे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, there are two lists, list 1 and list 2. Select the correct answer from the codes. Abolition of title, freedom of to manage religious affairs, protection of language of minorities and right to education. I hope the question is visible to you. तो मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और सामने आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 18 में। ठीक है, जो उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत, जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर की, राजा साहब की, ठीक है, इस तरह की उपाधियों का स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान बना है, उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी जो हमने आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ऊपर नहीं माना जाएगा, सब लोग समान होंगे, किसी के साथ धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो एबोलिशन टाइटल विल बी थर्ड। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक जो आपके जो धर्म है, उस धर्म को किस तरीके से मैनेज करना है अपने रिलीजियस अफेयर्स को, तो वो अधिकार आपको आर्टिकल 26 में दिया हुआ। ठीक है, आपकी धर्म की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को कैसे संचालित करना है, उन गतिविधियों को कैसे मैनेज करना है, तो ये उस धर्म के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है कि जो नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो सेकुलर एक्टिविटीज जैसे पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, इनके अंदर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, बट बाय एंड लार्ज रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं, उनको जो रिलीजियस मेंबर्स है उस रिलीजन के, वही मैनेज करेंगे। ठीक है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विल बी इन आर्टिकल 26। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार दिए हुए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 30 के अंदर तो है माइनॉरिटीज विल हैव द राइट टू स्टेबलाइज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अपने खुद के धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
यहां पे है प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज। यहां बेसिकली जो शब्द है माइनॉरिटीज, यहां कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 29 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल हैव द राइट टू प्रिजर्व और कंजर्व देयर लैंग्वेज और कल्चर और स्क्रिप्ट। अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार देश के हर वर्ग को होगा, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बट एनी सेक्शन के अंदर स्पेशली जो डर होता है किसी भी समाज के अंदर कि उसकी भाषा खत्म हो जाएगी, उसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, वो माइनॉरिटीज के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को ध्यान में रख के बनाए गए। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के दौरान ये क्लियर हुआ कि आर्टिकल 29 इज अवेलेबल टू नॉट जस्ट द माइनॉरिटीज, इवन टू द मेजॉरिटीज, क्योंकि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार सभी को है। ठीक है, तो बट इट इज, वी कैन सेफली से दैट इट इज फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 जो है इट इज अज्यूम टू बी फॉर माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 तो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज है ही, आर्टिकल 29 से ये क्लियर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि आर्टिकल 29 इज अवेलेबल टू बोथ माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटी, बट फॉर नाउ इट विल बी अंडरस्टूड एज ए फॉर माइनॉरिटी ओनली। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यही बचता है हमारे पास, आर्टिकल 21A। ठीक है, ए सिग्निफाइज ए बी सी, अगर किसी मेन आर्टिकल के आगे दिखता है दैट मींस कि दैट आर्टिकल वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था तब उसका हिस्सा नहीं था। अगर किसी आर्टिकल के आगे ए बी सी डी अगर लिखा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब उसको बाद में जोड़ा गया है संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो आर्टिकल 21A को भी बाद में जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002। शिक्षा का अधिकार दिया गया था। पहले डीपीएसपी के अंदर दर्ज था आर्टिकल 45 के अंदर कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, स्टेट वो सारी व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलती तो इसका मतलब उसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, एंड दैट पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स। ओके, करेक्ट आंसर शेल बी ए 3 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2 ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following, whose tenure has been the longest as the chairman of Rajasthan Public Service Commission? Since this question paper we are discussing has been conducted by the Rajasthan Public Service Commission, तो राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, राजस्थान के संस्थानों से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी सेंस में आपके किसी ने सवाल पूछा है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सबसे ज्यादा लंबे समय तक चेयरमैन कौन रहे हैं? मोहम्मद याकूब, यतेंद्र सिंह, डीएस तिवारी और सीआर चौधरी। द करेक्ट आंसर विल बी डीएस तिवारी। ठीक है, डीएस तिवारी सबसे ज्यादा लंबे समय तक आरपीसी के चेयरमैन रहे। ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनका टेन्योर था आपके 1951 से लेके 58 तक। ठीक है, 6+ ईयर्स। आपके अगस्त 1951 से लेके करीब जनवरी 1958 तक रहे थे, तो 6+ ईयर्स का उनका करीब टेन्योर था। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे पार्ट 4 के अंदर, और आरपीएससी के जो आरएस का एग्जामिनेशन है 2016 का, उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।